और जब गाड़ी से गिनती होने के बाद गड्डियों की वो नोट ट्रांसफ़र एसबीआई में जाते थे तो बीच में ये उन नोटों को निकाल लेते थे। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और एसआईटी जब जांच करने लगी तो धीमे धीमे इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई कि खेल चल रहा है, चोरी हो रही है। किस तरह की चोरी हो रही है? कंस्ट्रक्शन में चोरी हो रही है, जो निर्माण हो रहा था मंदिर का निर्माण, उसमें। अरे कार्रवाई करो, आप कब करोगे? एसआईटी भी आनन फानन में बना दी गई और एसआईटी की जो रिपोर्ट भी सबमिट हुई वो ट्रस्ट के ही मेंबर को सबमिट हुई। नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज बात राम मंदिर ट्रस्ट विवाद की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव। धन्यवाद। चौहान जी, आज जो घटनाक्रम रहा, आज बैठक हुई, बैठक में जैसा पहले से मान के चला जा रहा था कि दोनों पर कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो पूरा घटनाक्रम क्या रहा, हम चाहेंगे आप हमें दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, आज चंपत राय और अनिल मिश्रा इन्होंने इस्तीफा पहले दे चुके थे, तो आज उस इस्तीफे पर चर्चा हुई। ट्रस्ट के लोग मेंबर बैठे, उन्होंने हालांकि उसमें भी बड़ी संदेहास्पद स्थिति थी। कल भी एक ऐसी स्थिति हुई कि भाई इस्तीफा नहीं दिया गया है। हाँ, नहीं इस्तीफा दिया गया है और उस पर चर्चा हुई और उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब मतलब कहने का बात यह है कि अब ये चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया, अब वो ट्रस्ट में नहीं है। और गोपाल राव की क्या स्थिति है? देखिए, सुनने में आ रहा है गोपाल राव को बैठक में घुसने नहीं दिया गया। हाँ, कुछ वहाँ घटनाक्रम आज भी ऐसा ही रहा कि गोपाल राव को घुसने नहीं दिया गया, और उसमें पूरी चीज़ अभी और भी चीज़ निकल के बाहर आएंगी कि किस तरह से बैठक में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या बोला। लेकिन ये एक तरह से ठीक हुआ कि दोनों का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। अगर उसमें भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरह से ट्रस्ट जो है ऑटोनोमस बॉडी है और इनके कुछ खुद के नियम और कायदे कानून है। अगर इसमें वोटिंग होती तो वोटिंग में फिर चंपत राय भी हिस्सा ले सकते थे, अनिल मिश्रा भी हिस्सा ले सकते थे। अब ये सही होगा कि सर्वसम्मति से ये हो गया, क्योंकि ये विवाद जिस तरह से बढ़ रहा है तो इन दोनों का इस्तीफा वो तो पहले गया था, लेकिन मंजूर होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। जिस तरह से ये जो पूरी चोरी हुई है, मतलब आप सोच नहीं सकते किस लेवल पर चोरी हुई है, कहाँ कहाँ से तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग थे, सब वो अभी बड़े लोग तो कोई नाम सामने आए ही नहीं है, ये तो छोटे लोग आ गए हैं जो चोरी करते थे। इनका किंग पिंग कौन है, तो वो सब चीज़ें अभी जो एसआईटी जांच कर रही है उसके बाद निकल के आएंगी। लेकिन ये ठीक हो गया कि दोनों लोगों का इस्तीफा मंजूर हो गया, और क्योंकि जांच भी प्रभावित नहीं होगी, आगे जांच बढ़ेगी तो जैसे जैसे वो चीज़ें निकल के आती रहेंगी सामने। जी शिवम जी, आप पिछले कुछ दिनों चर्चा में नहीं थे, आप लगातार इससे जुड़े तथ्यों को खंगाल रहे थे। बिल्कुल, उसमें कुछ निकला है क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। मैं बैक टू बैक आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़ तो सर ऐसे समझ लीजिए झा जी कि जो ऑटोनॉमस बॉडी है ना, ये आगे चल के एक बहुत बड़ा इस घोटाले की ज़मीन को तैयार करने में रोल अदा करता है। जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि आपने भी जैसा सजेशन दिया था कि अगर शीशे में गिनती हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो वहाँ चोरी की आशंका बहुत कम होती है। ऑटोनॉमस बॉडी की वजह से क्या हुआ कि किसी ने डाला कि चंदा कितना हुआ, तो इतना चंदा हो गया, इतना चंदा हो गया। ट्रस्ट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था, उसके द्वारा पता चलता था। जब लोग पूछते थे तो उनको जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी किसी को भी जवाबदेह नहीं होती है। केंद्र सरकार भी अपना पल्ला झाड़ लेती थी, भाई हमारे अंडर नहीं है, और राज्य सरकार भी। अब ऑटोनॉमस बॉडी क्या करती है आगे चल के, आपको इसको ऐसे समझिए कि जब हायरिंग होती है एम्प्लॉय की, तो एसबीआई की तरफ से भी ये जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के अकाउंट्स, वहाँ से बताया गया कि जब हम हायरिंग कर रहे थे थर्ड पार्टी नोट गिनने के लिए, तो हमें दबाव बनाया गया, और इसीलिए आप देखेंगे कि अनिल मिश्रा जी के भतीजे भांजे ये सब लोग नोटों की गिनती में आए। ये नहीं होना चाहिए था। कभी भी आप अगर परिवार के लोगों को काम में जोड़ लेंगे तो आप उस तरीके से उन पर दबाव बना के ईमानदारी के साथ कार्य नहीं करवा सकते, जो कि आप बाहर के व्यक्ति को रख के कार्य करा सकते हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, संजय सिंह ने जैसा आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ने, जब ट्रस्ट बन गई उसके बाद जो वहाँ के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, उनके भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने जमीन खरीदी 20 लाख में। जमीन 20 लाख में खरीदी गई फरवरी में, 11 मई को वही जमीन 3.5 करोड़ में ट्रस्ट के नाम बेच दी गई। इसी तरीके से और भी जमीनों के लेन देन वहाँ पे हुए, मैं एक एक को बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको लेके उस समय विवाद हुआ था, और बाद में इस पूरी की पूरी खबर को एक तरीके से दबा दिया गया कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, रेट बढ़ गए जमीन के, ट्रस्ट ने महंगा करके खरीद लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। असली विवाद जो शुरू हुआ वो ऐसे समझ लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए और राज्य मंत्री रहे हैं
है ना, पांडे जी गए अखिलेश यादव को, उन्होंने बताया और उन्होंने ट्वीट किया और दिन रातों रात ये मीडिया में खबर आ गई कि राम मंदिर का इस तरीके से चोरी चल रही है। अब जब ये चोरी चल रही है तो शुरुआत में ऐसा बताया गया कि नहीं 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 चोरी नहीं है। अब मैं आपको टेक्निकलिटीज इसकी बताता हूँ। वहाँ पे जो लोग तैनात थे पूरे 50 लोग, उसमें 14 लोग देख रेख में रहते थे, बाकी के लोग नोट वगैरह की गिनती करते थे। घोटाला जो करते थे वो इस तरीके से करते थे कि इन्हें पता था कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए, कहाँ खड़े होके हमें कवर कर लेना है और फिर हम ये चोरी करेंगे। दूसरा तरीका ये था पॉकेट, और ये जो वहाँ कलेक्ट करते थे उसको टॉयलेट में छिपा देते थे। टॉयलेट में भी जब एसआईटी गई तो वहाँ पे रुपए मिले। दूसरी चीज़, जब वहाँ पे एसआईटी और इन लोगों ने, जब इन्हें कानो कान खबर हुई, जब वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह गुप्त सीसीटीवी लगाए गए, तब ये चीज़ सामने आई है। चोरी बहुत पहले से हो रही थी इसका मतलब। इसके बावजूद जो गड्डियाँ होती हैं, एसबीआई के जो कर्मचारी थे वहाँ पे, जो 14 लोग मोहर लगाते थे कि मान के चलिए 500 नोट की गड्डी है, उसमें 100 नोट होने चाहिए। वहाँ से स्टिकर लगा, 100 नोट, 50,000 का ठप्पा उस पर लगा, गाड़ी में भर के ले गए। करते क्या थे ये, 120 नोट 130 नोट 100 की गड्डी में डालते थे और जब गाड़ी से गिनती होने के बाद गड्डियों की वो नोट ट्रांसफ़र एसबीआई में जाते थे तो बीच में ये उन नोटों को निकाल लेते थे गाड़ी में। अब गाड़ी में क्योंकि अंदर कोई सीसीटीवी नहीं होता था तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे। तो कुल मिला के इन लोगों ने तरीका खोजा कि किस तरीके से हम वहाँ से चोरी की मतलब रकम को चोरी कर सकते हैं और उसको किस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। और ये घोटाला माना भी नहीं जाएगा क्योंकि जब 50,000 का ठप्पा लगा है, बैंक में जाके 50,000 जमा हो जा रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि गलत पैसे आपके जमा किए। ये चीज़ हो रही थी। तो एसबीआई वालों को शक हुआ इसमें कुछ, क्योंकि गाड़ी में ये हो रहा था, तो उन्होंने शिकायत की। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने एक एसओपी की टीम बुलाई कि आप पूरा ऑडिट करो। ऑडिट के लिए जब टीम आई तो उन्होंने 2 बार रिपोर्ट सबमिट की। दोनों बार कहा कि भाई बहुत बड़ा इसमें झोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस समय एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने भी इस चीज़, बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एसआईटी को कि मैंने शिकायत की थी तो मुझे इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उनको उस समय पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये मामला दब जाता है कि भाई हाँ चोरी हो रही थी, हमने पकड़ ली और देखो एक अकाउंटेंट को हमने फायर कर दिया। अब ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट के लोगों को पहले से पता था कि चोरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी कि चलो भाई चोरी हो रही है, पकड़ लिया बंदा। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और एसआईटी जब जांच करने लगी तो धीमे धीमे इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई कि किस तरीके से गहने चुराए जाते थे, किस तरीके से गहनों को चुरा कर पर्चियाँ नहीं दी जाती थी। पर्चियाँ कैसे नहीं दी जाती, फॉर एग्जांपल आपने सोने की ईंट चढ़ाई या चांदी की कुछ ईंटें चढ़ाई तो कहते थे हम पहले इसकी शुद्धता की जांच करेंगे और शुद्धता की जांच करने के बाद हम आपको पर्ची दे देंगे, जो पर्ची बाद में दी नहीं। और भक्त इतने भोले होते हैं, उनको नहीं पता कि ट्रस्ट के ऑफिस में जाके हमें जमा करना है, ये वो जो दान पात्र है उसी में डाल के चले जाते थे। खबरें ऐसी भी हैं कि दान पात्र से भी बहुत सारे भगवान की चीज़ें जो थी वो चोरी हो जाती थी। तो कुल मिला के ये सारी टेक्निकलिटीज़ का प्लॉट शुरुआत से ही बिछ गया था, जब लोगों ने देखा कि ट्रस्ट ही ज़मीन को महंगा करके ले रही है और इस तरीके की चीज़ें आई। तो पहले से ही इस चीज़ की एक तरीके से बिसात सी बिछा दी गई थी। लोगों को उनको हायर किया गया। पहली बात तो एसबीआई को कॉन्टैक्ट मिला तो एसबीआई को अपने ही कर्मचारी रखने थे, थर्ड पार्टी गिनती के लिए रखने नहीं थे। फिर एसबीआई के लोगों ने मतलब अनौपचारिक बयान दिया कि नहीं हम पे दबाव बनाया गया, तब हमने ये किया। तो दबाव कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बनाया जाता है एसबीआई जैसी बैंक पे, और वो मान भी जाएं ये भी बहुत आसान नहीं होता है। ये पूरे दबाव के बीच इस पिक्चर में आते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। 17 साल से उनका ट्रांसफ़र नहीं है, 6 बार उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया, उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं करा पाया। इसी तरीके से जो सबसे बड़े इस पूरी पिक्चर में अब तक आज तक की जो अपडेट है, सर ने जैसे बताया अनिल मिश्रा जी का और चंपत राय जी का इस्तीफा मंजूर हो गया है ट्रस्ट द्वारा। सबसे बड़े जो इसमें शक के घेरे में नज़र आ रहे हैं वो अनिल मिश्रा जी आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के परिवार के लोग, इन्हीं के आप देखोगे तो ज़्यादातर सहयोगी रिश्तेदार वगैरह थे ट्रस्ट में और रातों रात वो करोड़पति बन गए। अब किस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ी, एक पॉइंट और है इसमें, वो भी मैं कवर कर देता हूँ। ट्रस्ट जब बना था ऑटोनोमस बॉडी को ये बोला गया था कि भाई आपको 6 महीने के लिए सीसीटीवी फुटेज रखना है। सिक्योरिटी ऑफिसर अर्जुन देव का पूरा चैट डिलीट मिला, उनके ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड डिलीट मिला एसआईटी को,
और जब फुटेज रिकवर भी किया गया तो भी वो 45 दिन से ज़्यादा का रिकवर नहीं हो पा रहा है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर जिस चीज़ में गड़बड़ी नहीं है तो फुटेजेस डिलीट क्यों हैं? और जब बोला गया था कि 6 महीने का रखना है 180 दिन का, तो वो सिर्फ 45 दिन का क्यों रखा जाता था? सही बात। ये इतनी सारी चीज़ें खुद स्वयं बता रही हैं कि वहाँ घोटाला तो हुआ है। जो पॉइंट्स अभी शिवम जी ने बताया, उसके अलावा भी जो कुछ हमारे आंखों के सामने आया है, उससे लगता है ट्रस्ट पर ट्रस्ट टूटा है। बिल्कुल टूटा है, कोई क्या शक लगता है नहीं कहाँ है। खामी बढ़ती गई, क्या बेहतरी हो सकती थी कि ये ट्रस्ट न टूटे, क्योंकि ट्रस्ट तो अभी कायम रहेगा। हाँ, एक तो ट्रस्ट की फॉर्म जो बनाई गई इस तरह से बनाई गई कि किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी तरुण झा जी बात जो है, सबसे बड़ा जो कहानी है वो चंपत राय से शुरू होती है। चंपत राय ही सर्वे सर्वा थे हर टाइम पे, जो वो फैसले लेते थे वही मान्य होते थे। और मुझे जो लग रहा है, और भी कई लोगों ने कहा कि चंपत राय को एक अहंकार आ गया था अपने अंदर। चंपत राय ये समझते थे कि उन्होंने जो कह दिया वही सही है, बाकी जो कोई कह रहा है। अब 2 बार ऑडिट हुआ, बाहर की कंपनी आई, उसने बताया कि जी आपके यहाँ गड़बड़ है, आप इसको जल्दी से ठीक करिए, नहीं आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत बड़ी चोरी हो सकती है। अभी छोटी मोटी चोरियाँ चल रही हैं। तो चंपत राय जी ने उसको भी इग्नोर कर दिया। अब सबसे बड़ी ट्रस्ट बना, इसमें किसी की जवाबदेही एक तो तय नहीं थी, कौन क्या काम करेगा ये नहीं तय हुआ। व्यवस्था मतलब एक तरह से व्यवस्था ही नहीं थी। जो सीसीटीवी रूम का इंचार्ज है वो सिक्योरिटी का काम भी देख रहा है, वो और काम भी देख रहा है, VIP लिस्ट भी देख जो रहा है। अपना काम है वो नहीं कर रहा है वो। तो दिक्कत यहीं से शुरू हुई। और ये दिक्कत मुझे लगता है पहले दिन से ही, जिस दिन से नींव रखी गई उस दिन से शुरू हो गई। जब जमीन की जो खरीद हुई वहीं से ही इस घोटाले और चोरी की नींव पड़ गई थी। हाँ, ये मुद्दा बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। हाँ, उस समय भी एक तरह से अब कह सकते हैं इतना देखने के बाद हाँ, तो दबाया गया उस मुद्दे को। दबाया गया, कई बार उठा मुद्दा, लेकिन उस पर कई ये सारे तो पहली बार जब जमीन घोटाला दिखा तभी ही सबको रिव्यू कर दिया जाता कई है। सारे से कर्मचारी थे। एक इंजीनियर थे महिपाल सिंह, उन्होंने भी कहा कि भाई, महिपाल नाम था, सिंह नहीं शायद, महिपाल नाम था उनका। तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ खेल चल रहा है, चोरी हो रही है। किस तरह की चोरी हो रही है? कंस्ट्रक्शन में चोरी हो रही है। जो निर्माण हो रहा था मंदिर का निर्माण, उसमें कि जो सामान 10 रुपए का है वो 140 का हो रहा है। और 1.5 गुना महंगा। उन्होंने कई सारे मीडिया हाउस को ये बताया कि ये सब अनिल मिश्रा जी को कटमनी जाती है, इस वजह से 40% 40% की कटमनी। तो उनको भी वहाँ से ट्रांसफर कर दिया। अनिल मिश्रा आखिर ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे, ऐसा क्या उनका व्यक्तित्व था कि उनको ट्रस्ट में रखा गया, और ऐसा कौन सा काम संभाल रहे थे? क्या उनकी किसी क्षेत्र में महारत थी? न तो कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े जानकार, जहां तक मुझे लगता है सरकार से यहाँ किसी क्षेत्र में उनकी कोई जानकारी नहीं थी, न कंस्ट्रक्शन के जानकार, न अकाउंट्स के जानकार, न बैंकिंग के जानकार, और न मंदिर की लड़ाई में उनका कोई बड़ा नाम। और जो अनिल मिश्रा जी ने जिन्हें रखा वो भी अकाउंट्स के जानकार नहीं। ऊपर चंपत राय थे और नीचे अनिल मिश्रा जी। अब अनिल मिश्रा जी जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें जो मंगा रहा है सामान 10 का आ रहा है, 60 का आ रहा है सामान। तो इस तरह से चोरी की प्रक्रिया मतलब पहले से शुरू होगी। तो और जब निर्माण के अंदर ही चोरी होने लगे तो आगे की कहानी क्या है? फिर क्या हुआ? इनके रिश्तेदार सबको इन्होंने वो भर लिया, जो भी आया कि भैया 20,000, 25,000, 15,000 12,000 नोट गिनने वाले लोग ये कर रहे थे काम। और वो जैसे टॉयलेट में छिपाने की बात आई कि भैया पैसे को वहाँ से टॉयलेट में छिपा दे, उस टाइम पर भी आगाह किया गया, क्योंकि उस रूम में जहाँ पैसे गिने जाते हैं एक उसके लिए अलग से फैसिलिटी रूम बनाया गया। उस फैसिलिटी में 50 लोग रहते हैं करीब करीब। कुछ तो ट्रस्ट के लोग होते हैं, कुछ SBI के लोग और कुछ गिनने वाले। अब वहाँ जब चोरी हो रही तो भाई 50 लोग हैं तो एक आध को तो पता चलेगा कि वो चोरी कर रहा है। अब जब ये खुला, कैसे मैं ये बता रहा हूँ, खुला इस तरह से अब चोरी हो रही है। अब 10 आदमी तो मलाई काट रहे हैं, खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अब बाकी 20 बैठे देख रहे हैं, वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ बुरी लगी, उन्होंने वो खबर पूरी अंदर की लीक कर दी। अखिलेश यादव को इस तरह से ही पता चला। वहीं किसी आदमी ने, वो पवन पांडे नाम है उनका, उनको बताया और उसके बाद अखिलेश यादव तक खबर पहुंची और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके वो सब चीज़ें पूरी उसके सबके सामने आ गई। क्योंकि ऑडिट भी हो चुका था वहाँ कई बार, और ऑडिट में ये सामने आया था कि यहाँ चोरी हो रही है। तब भी चंपत राय अपनी आंख मूंदे बैठे रहे। जो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नियम बनाइए, इस तरह से कानून बनाइए कि जो CCTV फुटेज है वो 6 महीने तक सिक्योर रहे। और भी बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए कि जो पैसे गिन रहे हैं लोग, उनके कुर्ते में या जो भी शर्ट पहन रहा है उसमें जेब नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। इस पर कोई तवज्जो दी ही नहीं गई, कोई फॉलो ही रूल नहीं मतलब रूल ही फॉलो नहीं हुए। तो जब रूल ही फॉलो नहीं होंगे तो चोरी तो होगी। अब फिर उसके बाद हिडन कैमरे लगे, उसके बाद पता चला
तो हिडन कैमरे लगाने में किसका जो है ये ट्रस्ट के कुछ और लोग थे। नहीं, मैं बताता हूँ सर। उन्होंने और एसबीआई उन लोगों ने मिलकर हिडन कैमरे मैं लगाए। बताता हूँ, जब एसबीआई, मैंने एक पॉइंट बीच में बताया था ना, एसबीआई ने बताया कि चोरी हो रही है और इस पे आप जांच करिए, तो लवकुश मिश्रा जो है भतीजे या भांजे शायद इनके, अनिल मिश्रा जी के, उनके एक मित्र थे 12,000 की सैलरी पे लगे थे, वो भी वहां पे नोट गिनने का कार्य करते थे। तो जब एसबीआई ने उसका नाम लिया तो इन्होंने एफआईआर ऑफिशियल रजिस्टर नहीं की, उसके घर पे गई पुलिस की टीम, छापा मारा, वहां 20 लाख रुपए जब्त हुए और ये लेके आए और उसको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर नहीं ये हुई। पुरानी बात है, समझ रहे हो? ये अभी की नहीं है, पुरानी बात ये है। तब भी नहीं जगह, तब ये पुरानी बात है, जब सोते रहे एसबीआई ने तभी भी। बताया था, तो तब तक ये सो ही रहे हैं। अरे और चोरी चोरी चल रही बेइज्जती है। हो जाती चोरी की, तो इसकी ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई और बाद में नकार दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी छोटी मोटी घटना थी हमने वो चेक कर लिया है वो सारा, कि नहीं अब ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है, सारी चीज़ें सुरक्षित है। इवन आप ऐसे समझ लीजिए, अब तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया, अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद भी अगले दिन आप राम मंदिर ट्रस्ट का उठा के देखेंगे ऑफिशियल अकाउंट, तो उसमें कहा है कि चोरी की कोई घटना नहीं है, रामलला की सारी चीज़ें सब कुछ हमारे पास सुरक्षित है। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जो सुरक्षित है वो असली है कि नहीं है, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल, कि वो उसकी जांच कराई अब जाए। ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं रहा, ये हाँ, स्थिति हो गई है। ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं रहा। और उसमें इनका प्लान ये था, इन लोगों का ये भी था प्लान, जो सामने निकल कर आ रहा है, अभी ऑफिशियल नहीं है वैसे, सामने निकल कर आ रहा है कि जो रामलला के गहने हैं उन चीज़ों को नकली गहनों से बदलने का प्लान था इन लोगों का। अब सोचिए कहाँ तक ये चोरी की और खबरें ये भी आई, कहाँ तक पहुँचने वाले खबरें थे। ये भी आई जो मतलब ऐसा दान होता था सोने का और चांदी का जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब वो सच्चाई आप जानते, सच्चाई तो जब तक सबूत नहीं तब तक हम भी ऑफिशियली नहीं बोल सकते, लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि बिस्किट बनाया जा रहा था उनका और बाद में वो धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। ये तो सत्ता है कि चोरी हुई है, ये तो सच है, लगातार हुई है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ हिंदुओं की आस्था के साथ, जहाँ आस्था से खिलवाड़ हुआ है, जहाँ 70-80 लाख लोग रोजाना आते थे, जहाँ भीड़ लगी रहती थी, जहाँ इतना पर्यटन होता था, 50% से ज्यादा लोग घट गए। ई रिक्शा वाले वीडियो बना के डाल रहे हैं कि अब तो हमारे पास काम ही इसमें नहीं एक है। चीज जोड़ना चाहूंगा, लोग बेशक घट गए हों, हाँ, लेकिन चढ़ावा बढ़ गया है। हाँ, ये क्योंकि चोरी रुक गई, चोरी पे लगाम लगी है। हाँ, चोरी पर लगाम लगी। उसमें से चढ़ावे की रकम है वो करीब करीब मेरे हिसाब से 25-26 लाख रुपए पर डे है, और पहले 15-16 लाख रुपए पर डे एक एवरेज ये थी। जब इतनी संख्या होती थी लोगों की, जब लोगों की संख्या कम हुई है, तो भक्तों की चढ़ावा संख्या कम हुई कम है था और चढ़ावा बढ़ गया। ये तो क्या ये चमत्कार हुआ? अपने आप में इतना कॉन्ट्रोडिक्टरी, इतना शक के घेरे में ट्रस्ट को खड़ा कर दिया है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट बदलाना जाना चाहिए। और मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जिस तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए वो चल नहीं रही है ना। ये हाँ, पूरी ऐसा लग रहा है हाँ, दबाव में कार्रवाई करनी पड़ रही है, हाँ, कोशिश हो रही है लिफाफों से चलो करके निपटा लें इसको। आ गए हैं तो कर ही लेते नहीं, हैं। आ गए हैं नहीं, दबाव में है कि जैसे लोगों की नजर हम पर आ गई है और लिपापोती किस तरह करें, वो कर नहीं पा रहे तो थोड़ा खींच रहे मैं हैं। आपको एक चीज वो बताता चाह हूँ, रहे हैं कि लोग भूल जाए इस बात लोग इस बात को सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं और सच लिख रहे हैं कि अगर आप एक ट्रेन पे भी पत्थर उछाल दें और घर में ना मिले तो उसका पकड़ के इनकाउंटर कर दिया जाता है। इतना बड़ा काउंट हो गया, आज तक आप ना किसी को पकड़ के इनकाउंटर कर पा रहे हो, ना बुलडोजर चला पा रहे हो। कुछ हो तो रही है, बैठक हुई, इस्तीफा मंजूर हो गया, ये क्या खबर है? अरे कार्रवाई करो, आप कब करोगे? एसआईटी भी आनन फानन में बना दी गई और एसआईटी की जो रिपोर्ट भी सबमिट हुई वो ट्रस्ट के ही मेंबर को सबमिट हुई, समझ रहे हो आप? ट्रस्ट पे तो वैसे ट्रस्ट नहीं रहा। हाँ, तो एसआईटी की रिपोर्ट में या एसआईटी में आपने आनंद फानन में एसआईटी बनाई, पहले सबसे पहले इसका प्रोसीजर होना चाहिए था, एक एफआईआर रजिस्टर होती। बिल्कुल, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो जो शक के घेर में सबको उठाया जाता, सबका अकाउंट सीज किया जाता, उनकी अवैध संपत्तियों की जांच की जाती और उसके बाद उनका इनकाउंटर या बुलडोजर चलना चाहिए था, उनकी गाड़ियां जब्त होनी चाहिए थी। राम के साथ, राम भक्तों के साथ जो भी धोखा करेगा उसको खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब यूपी में अब चुनाव है, अब बीजेपी को उस हिसाब से सोचना है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई करनी है, किस तरह की नहीं करनी है। बीजेपी भले ही ये कह अपना पल्ला झाड़ ले कि जी ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, हमारा इस पर नियंत्रण है नहीं, तो ऑटोनोमस बॉडी बनाई क्यों आपने? मैं इसी बात पे आ रहा था, ये आखिरी सवाल है। ट्रस्ट पे ट्रस्ट बरकरार रहे, क्योंकि भविष्य में ट्रस्ट को मंदिर चलाना है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो ऑटोनोमस बॉडी का ये जो पेज है, इस पेज से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, पेज तो सरकार ने खुद डाला कि ऑटोनोमस बॉडी बना दी कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं रही, फिर भी सरकार के नियंत्रण है इस पर, फिर भी सरकार की मर्जी से ही काम हो रहा है, वो बंदे रखे जा रहे हैं, जो भी लोग रखे जा रहे हैं वो भी रखे जा रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरह से ऑटोनोमस बॉडी है वो तो स्वतंत्र वो हो गई, वो ना आरटीआई का जवाब दे रही है किसी का, ना कुछ हो रहा है,
तो सरकार को इसमें जिन लोगों को रखा सोचना गया- चाहिए। और क्योंकि चुनाव है यूपी में, और ये आप चलो आप वो उसका चुनाव देख लीजिए, जो सांसद बने वहाँ से वो बीजेपी के तो बने, लल्लू सिंह चौहान हार गए वहाँ से। हाँ, क्यों हारे? ये भी देखिए क्यों हारे। और अब तो इतनी बुरी स्थिति हो जानी है कि अब वहाँ अयोध्या की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, अयोध्या में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की, क्या वो रहेगी। और सबसे बड़ी बात है राम भक्तों की आस्था का सवाल है कि जिसके लिए लोगों ने अपने लहू बहा दिया, इतने लोग मारे गए, कोठारी अरे, बंधु मारे गए, कोठारी- कौन नहीं बहुत बर्बाद सारे। हुआ? तो उनकी आत्मा आज क्या कह रही होगी ऊपर से यार, कि कितने लुटेरे मतलब डकैतों कितने को लोगों ने काम गोली किया? खाई। उनके हाथ में दे दिया। अब वो मतलब ये क्या है, चोर लुटेरे डकैत लूट रहे हैं मंदिर को। मंदिर को लूट रहे हैं, लोगों की आस्था को लूट रहे हैं। सबसे बड़ा तो लोग वहां जाके पैसा चढ़ा रहे हैं, उसको ये तो लूट रहे गजनी के औलादे हैं। हैं। बिल्कुल एक चीज कह ऐसे सकते हैं। समझ लिए, ये सिर्फ भक्तों को नहीं लूट रहे, कोई ये मजदूर तो राम बेचा- को ही लूट रहा है, भगवान को लूट हाँ रहे हैं। भगवान को लूट भाई, रहे हैं ये किसी बेचारे मजदूर ने कुछ मन्नत मांगी भगवान 10 से, 5 और रुपए करके लोगों ने दिया। उसको उस समय 90-92 में जब ये आंदोलन चले, लोग 5-5 रुपए दे पाते थे। 5 रुपए, 1 रुपए, तो 2 रुपए, किसी की ईंटें दी जितनी लोगों ने। आस्था थी, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जमीन बेच के दे दी रामलला को, कितने सारे ऐसे मजदूर थे, उनकी कुछ भगवान ने मनोकामना पूरी की, और वो जाके अपने उस कमाई का, एक बहुत छोटी सी कमाई है उसका भी हिस्सा दान करके आए। आपने ऐसे सब लोगों की जो आस्था है उसको तार तार कर दिया, पूरे सरे राम बेच दिया, और अभी भी उनकी गाड़ियां जब्त नहीं हो रही हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ये लवकुश मिश्रा जा रहा है, ये अनिल मिश्रा जा रहा है फॉर्च्यूनर से। आप समझिए ऐसी स्थिति है उन पे ये गाड़ियां। लवकुश मिश्रा एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति 700 कमरों का होटल ओन कर रहा है, प्रॉपर्टियां खरीद रहा है, करोड़ों का मकान बना रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है। क्या ये पहले जांच नहीं होनी चाहिए थी और कि ये वो ऐसा कर कैसे पा रहा टिन्नू है? यादव, सब आंख मूंदे बैठे हैं वहाँ। टिन्नू यादव पे कितना धन ये वो सब आ गया, ड्राइवर था वो भी। अब एक प्रोग्राम का अंत में एक शायरी से करना चाहूंगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। बिल्कुल सही बात शिवम जी, आपने बिल्कुल 2 लाइनों में पूरी इस बहस का, इस पूरी चर्चा का 4 स्वर समेट दिया है। बिल्कुल। राम मंदिर केवल भगवान राम की मंदिर से खजाना नहीं लूटा गया। मुझे याद आता है मेरे पिताजी अक्सर जब पूजा करते हैं तो चंदन घिसते हुए कहते हैं, राम के नाम बना लो खजाना, आग ले नहीं चोर ले जाना। यहाँ चोर डकैत लुटेरे इन बेशर्म लोगों ने भगवान राम का खजाना लूट लिया है। ऑन कैमरा तो बोल नहीं सकते, बेशरम तो बहुत छोटा शब्द है। वो ऐसे छोटा लोगों शब्द है, असल में बहुत सारे ऐसे शब्द आ रहे हैं हाँ, जो मैं कहना नहीं बस, चाह रहा था ऑन कैमरा। बस, सच्चाई है। इसे जवान लड़खड़ा गई, बिल्कुल। लेकिन राम का खजाना लूट लिया इन लोगों ने। वही तो भगवान राम उनके साथ इंसाफ करें, कानून व्यवस्था के मुताबिक उनके साथ इंसाफ हो, और देश की जनता देखे, राम भक्त देखे, पूरी दुनिया में जो जगह जगह राम भक्त हैं सब देखें कि इन राम द्रोहियों को कैसी सजा मिली है। अब तब तक के लिए इतना ही। अगली चर्चा में अगले विषय के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।